बहुत बहुत शुक्रिया। चलो वैसे खुल रहा है। हाँ, हमें महासंग्राम की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि अगर वो यूट्यूब पे 8-8 घंटे पढ़ा सकते हैं तो ऐप पे कब पढ़ाते हैं? वो लोग ऐप पर कब पढ़ाते हैं? है ना? वो लोग ऐप पे कब पढ़ाते हैं? जो 8 घंटे 10 घंटे यूट्यूब पे लाइव क्लास लेते हैं, तो वो जिनसे फीस लेते हैं उनको कब पढ़ाते हैं? भाई मैं मेरे ऐप पे ही पढ़ाता हूँ, मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता। हाँ, मेरी रिकॉर्डिंग क्लास जरूर मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, वो तो पब्लिसिटी स्टंट होता है, तो वो तो आप डालते ही हैं, वो जरूर करता हूँ, लेकिन पढ़ाता आपको ही हूँ। लाइव पढ़ा रहा हूँ तो आपको ही पढ़ा रहा हूँ, है ना? यूट्यूब पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो वो जो लोग 8-8 10-10 घंटे महासंग्राम, महायुद्ध, है ना, तृतीय विश्व युद्ध जो वहां पे वो लड़ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो सोचने वाली बात ये है कि 8 से 10 घंटे जो यूट्यूब पे लाइव ले रहे हैं, वो ऐप पे कब लाइव लेता है? तो यूट्यूब वाले जिन्होंने कोर्स ले लिया वो तो राम भरोसे, जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है उनके बल्ले बल्ले। तो देख लो, आप लाके देख सकते हो, यूट्यूब पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे महासंग्राम चल रहा है, 8-8 10-10 घंटे की लाइव क्लासेस चल रही है। तो 8 से 10 घंटे चल रही है, या तो फिर ये होता है कि रात्रि को वहां पे क्लास होती है ऐप के ऊपर, ऐप पे वो रात को पढ़ाते हैं, दिन में तो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं सारा दिन, फिर रात को अर्धरात्रि क्लासेस यूट्यूब पे उस पे ऐप पे होती है ना? तो ये सीधा सीधा समझता है, जो जितना यूट्यूब पर एक्टिव है ना कहीं वो ऐप वाले बच्चों के साथ जिनको कोर्स बेचा है उनके साथ कहीं तो बेईमानी हो ही रही है। और जिसका मन यूट्यूब पे फंसा पड़ा है वो कहाँ मन लगाएगा ऐप पे? कल का दिन हम यूपी में ही थे। आज आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ था, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 11 हो तो x क्यूब माइनस 1/x³ का मान कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 11, x क्यूब माइनस 1/x³ का मान कितना होगा? वो देखना x क्यूब माइनस 1/x³ है ना? ठीक है, शाबाश। दोनों तरफ 2 घटा दो, दोनों तरफ 2 घटा दो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2 घटाने पर ये x माइनस 1/x बन गया। दो से 2 पावर काट दो, x माइनस 1/x। x माइनस 1/x बराबर 3। तो हमें जो मान निकालना है वो x क्यूब माइनस 1/x³ का निकालना है। तो x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा x क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3x गुणा 1/x, x माइनस 1/x। हमने जो फॉर्मूला लगाया वो है a माइनस बी की होल क्यूब, जो कि बराबर होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब, 3ab a माइनस b। इसमें से कुछ मान हमारे पास है, जैसे x माइनस 1/x का मान 3 है, वो यहां रख दो।
x माइनस 1 बटा x का मान 3, ये आ गया 27 प्लस 9 36। ये समतली है, तीनों सदिश समतली है, तो ए का मान क्या होगा? तीनों सदिश समतली है, समतली होने की शर्त, तीनों सदिश समतली है, समतलीय होने की शर्त, अगर ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है, तो समतलीय होने की शर्त ए डॉट बी क्रॉस सी, अदिश त्रिगुणा का मान 0 होगा, या बॉक्स का मान 0 होगा, इसे बॉक्स भी कहते हैं, बॉक्स का मान 0 होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर 0, ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, या ए बी सी का बॉक्स की वैल्यू 0। सारणिक पहला वेक्टर ए जो है उसके गुणांक है 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1। दूसरा वेक्टर है आपका 1 2 माइनस 3। तीसरा वेक्टर है आपका 3a और 5 बराबर 0। 2 माइनस 1 प्लस 1, 1 2 माइनस 3, 3a 5। विस्तार कर लो, प्लस माइनस प्लस, दस माइनस माइनस प्लस 3a, 5 प्लस 9 प्लस 1 a माइनस 6 बराबर 0। सॉल्व करने पर 20 प्लस 6a 14, a माइनस 6 बराबर 0। 7a 20 और 6, 14 में से 6 गए 8, ये हो गया 28 बराबर 0। a का मान माइनस 28 बटा 7 बराबर माइनस 4।
अगला सवाल, अगर इन आंकड़ों का माध्य समांतर माध्य 21.5 है तो k का मान कितना होगा? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो अगर आप छोड़ना चाहें तो ठीक है, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि सवाल में आप जाएंगे तो कुछ समय तो आपका एक्स्ट्रा लगेगा ही, क्योंकि कैलकुलेटिव है। अब पेपर में तो आएंगे, जैसे मैंने बताया कि पेपर में तो हर टाइप का सवाल आएगा, लंबा भी आएगा, छोटा भी आएगा, क्योंकि कोई गैस नहीं कर सकता। और अगर कोई गैस करके पढ़ा रहा है तो बेवकूफ़ी कर रहा है ना, ऊँट किसी भी पसवाड़े बैठ सकता है, पर करना भी नहीं चाहिए, गैस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो भर्तियाँ बार-बार नहीं आती, है ना। अब कई जने कहते हैं सर ईज़ी, मैं ईज़ी क्वेश्चन करवा सकता हूँ, बहुत ईज़ी लेके आ जाऊँगा, लेकिन फिर क्या होगा, पेपर का टफ आ गया तो पेपर किसके हाथ में है? किसी के हाथ में नहीं है। तो फिर तो तैयारी हमेशा हर तरीके से तैयारी करो, ताकि कैसा भी पेपर आए आप उसके लिए तैयार रहें। अच्छा पेपर आए तो भी तैयार हो, लंबे क्वेश्चन आए तो भी तैयार हो, छोटा है तो भी तैयार हो, ईजी टफ जैसा भी पेपर आए, हर पेपर के लिए आप तैयार हैं। तो ये x का मान हो गया, ये f का मान हो गया, समांतर माध्य दिया हुआ है। अब ये सवाल कैलकुलेटिव है, ठीक है, समय लेगा, पक्का है, बात दिख रही है कि भाई गुणा करेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो इस सवाल को आप सेकंड राउंड के लिए रख सकते हैं, राउंड 2 के लिए रख सकते हैं कि ठीक है, दोबारा जब आऊंगा तब देखूंगा, एक बार तो पहले छोटे छोटे सवाल है उनको निपटा लेता हूँ, फिर इसको राउंड 2 में लाऊंगा। सवाल इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। छः चार तीन fx 30 60 75 90 90 80 90 90 180 180 और 75 255 35 के 90 90 180 180 255 प्लस 35 के सिग्मा एफ का मान 6 4 10 5 15 15 प्लस के माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, मान रख दो। सिग्मा एक्स बार का मान है 21.5, 255 प्लस 35 के बटा 15 प्लस के, ये यहाँ जाके हल्का सा कैलकुलेटिव हो गया है ना। 21 बटा 5 को आप लिख सकते हैं 43 बटा 2, और 15 गुणा 43 450 70 के 645 5 9 और 70 में से 43 गए 27।
3 पे काटे तो 6 × 18 15 बटा 9 65/9 252 255 गुणा 2 अच्छा 255 था वो। ये कैलकुलेशन वाली गलती हो गई, इन्हीं की गड़बड़ है। सवाल कैलकुलेटिव होता तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। k बराबर 5। वही है थोड़ा कैलकुलेशन, क्योंकि लंबा सवाल होता है ना, तो कहीं ना कहीं इसीलिए तो डर लगता है। कैलकुलेटिव है, कर रहे हो, कुछ भी गड़बड़ कर दी, एक छोटा मोटा नंबर इधर उधर हो गया, 5 की जगह 2 आ गया, 2 की जगह 3 लिखा गया, तो पूरा सवाल गड़बड़ा जाएगा और वो समय ज्यादा खा जाएगा। गलती हो गई तो गलती ढूंढने में समय चला जाएगा, गलती ना भी हुई सीधा सीधा चले तो भी लंबा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये फिर खतरनाक सवाल बन जाता है, जिसमें हाथ शुरुआत में तो मत ही डालो, सेकेंड राउंड में आओ फिर करना इसको। अगला सवाल, ओ वर्त का केंद्र है, साफ ना दिख रहा हो तो मैं बता देता हूं। इसमें वर्त का केंद्र ओ है, केंद्र पे 70 डिग्री का कोण बन रहा है, सी पे जो कोण बन रहा है वो पूछा गया, ए ओ बी ये 70 का है, ए सी बी पूछा गया, ये कितने का होगा। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा ही है, साधारण प्रमेय है जिस पे सवाल पूछा गया, एकदम साधारण प्रमेय के ऊपर ही सवाल पूछा गया। यहाँ देखो तो ये चाप है ए बी, चाप है ए बी जो कि केंद्र पे भी कोण बना रही है, परिधि पे भी कोण बना रही है। ए बी है, यही चाप है जो केंद्र पे भी कोण बना रही है, परिधि पे भी कोण बना रही है ना। और हमारी प्रमेय कहती है कि किसी चाप द्वारा, अगर चाप वही है, सेम चाप है, अगर वो केंद्र पे कोण बनाती है, वही चाप परिधि पर कोण बनाती है, तो परिधि वाला कोण केंद्र वाले कोण का आधा होता है। ये इसका आधा हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, तो x बराबर 70 का आधा 35, ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान से देखो, एक ही चाप है, एक ही चाप केंद्र पे कोण बना रही है, वही चाप परिधि पे कोण बना रही है। ये बिंदु आपका केंद्र पे, ये आपका परिधि पे, तो केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, या परिधि वाला केंद्र का आधा होता है। तो वो 70 है तो 35 हो गया। अब इस सवाल में आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा दिमाग से खेलने की कोशिश की है। अब क्या दिमाग से खेला है उसको देखो। होता क्या है, नॉर्मली कोण यहाँ नहीं बनाते आप लोग, जब भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम भी कॉपी में जब पढ़ाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, या किताब में भी देखेंगे तो किताब में भी क्या होता है, परिधि वाला कोण यहाँ पे लिया जाता है ना, परिधि वाला कोण यहाँ पे लिया जाता है। और बच्चा क्या होता है, ज्यादातर चीजों को फोटो से याद रखता है, इमेज बना के याद रखता है, तो उसको लगता है कि परिधि वाला कोण ऊपर होता है, परिधि वाला कोण ऊपर होता है। देखो साइकोलॉजी, देखो पेपर बनाने वाले ने कितनी साइकोलॉजी खेली है, कितना मानसिक तरीके से पेपर बनाया, क्वेश्चन बनाया। ये बच्चा क्या करता है, बच्चा याद रखता है कि ऐसे, बच्चे को हम ऐसे पढ़ाते हैं, कोई बनाएगा डायग्राम, कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो वो कैसे पढ़ाएगा, वो हमेशा ऐसे पढ़ाएगा, केंद्र पे ये कोण, परिधि पर ये कोण, वो ये चित्र बताता है। अब ये चित्र बताता है तो ये चित्र तो बच्चे के दिमाग में सेट हुआ है कि ये 70 है तो ये 35 हो गया। लेकिन अब जानबूझ के कोण को यहाँ लाके यहाँ बनवाया, इधर बनवाया, ताकि वो पहचान ना पाए कि ये वही है क्या जो सर ने पढ़ाया था, जो हमने पढ़ाया था क्या ये वही है, नहीं, उसको लगता नहीं ये तो नया पढ़ा दिया,
ये तो कोई नई चीज आ गई, क्योंकि जो पढ़ाया था वो तो यहाँ हुआ करता था, यहाँ थोड़ी होता था। अब इस वजह से मुझे लगता है कई जन, हाँ, कई जैसे योगेश कह रहा है कि हाँ इसी वजह से फंस गया, बस यही बात है, ये फंसा देती है, क्योंकि आपने वो पढ़ा हुआ होता है, एग्जैक्टली वही मिलाने की कोशिश करते हैं, वो मिलता नहीं है। तो सवाल बनाने वाला यही तो खेलेगा ना, थोड़ा सा दिमाग से खेलेगा कि भाई क्या पढ़ाया जा रहा है, उसको कैसे बदला जाए ताकि बच्चे को पहचान में नहीं आए कि पढ़ाया तो कुछ था, आया कुछ है, जबकि होता नहीं है, जो पढ़ाया वही आ रहा है, लेकिन घुमा दिया तो पहचानने में दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ, अब इसे ध्यान से देखो, तो इसे मैं p कह देता हूं, x माइनस वाई को p कह दिया, तो ये p क्यूब, इसे q कह दिया, तो ये q क्यूब, p क्यूब प्लस q की पावर 3 प्लस r की पावर 3। ठीक है, नीचे है 9, ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया, और ये r हो गया। तो आपका सवाल हो गया p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस r क्यूब बट्टा 9pr, ये छोटा रूप हो गया। और अभी एक चीज और भी देखो, तो p प्लस क्यू प्लस आर का जोड़ 0 है, p प्लस क्यू प्लस आर का जोड़ 0 है, p प्लस क्यू प्लस आर का जोड़ 0 है, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, तो ये 0 हो गया। इसके 0 होने से हमारा हो जाता है p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब बराबर 3p क्यू आर, फॉर्मूले से 3p क्यू आर, ये हो गया आपका 3p क्यू आर बट्टा p क्यू आर, p क्यू आर से p क्यू आर कट गया, उत्तर आ गया 3, बटा 9 भी है ना, 9 भूल गया, बटे 3 आ गया। अगला सवाल, एक छोटी सी बड़ी काम की बात बताता हूँ आप लोगों को, कि एक चीज मैंने टाइपिंग क्लास में सीखी थी, टाइपिंग सीखते हैं ना आप, तब एक बात सीखी जो बहुत बहुत जरूरी बात है, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी काम की बात है, कि टाइपिंग में सिखाया जाता है कि आप चाहे धीमा टाइप करो, शुरुआत में आप धीमा टाइप करो, लेकिन गलती मत करो, गलती मत करो। अब मुझे लगा कि यार ये क्या बात कह रहे हैं कि धीमा करो परंतु गलती मत करो, तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब आप गलती करते हैं, जब भी आपने मान लीजिए पी की जगह क्यू का बटन दबा दिया, तो क्या होगा, क्यू का दबाने के बाद में आपको क्यू को पहले डिलीट करना पड़ेगा, आपकी स्पीड एक बार रुक जाएगी, आपको पहले वो डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट करके बाद में वापस उसकी जगह वो लिखना पड़ेगा, और आपको पॉज मिल जाएगा, वहां पे आपका टाइम खराब हो जाएगा, वहां आपका समय खराब हो जाएगा। तो ये बात कितनी काम की बात है, ध्यान से सोचो तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, हम भी ऐसा ही करते हैं।
हम भी ऐसे ही करते हैं। सवाल में स्पीड के चक्कर में क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में सवाल में 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5 लिख देते हैं। फिर उसी गलती को ढूंढते रहते हैं, कहाँ की है। पहले तो गलती करेंगे, क्यों? जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी करके गलती करेंगे, फिर उस गलती को ढूंढेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे, फिर सवाल को वापस करेंगे, फिर उत्तर मिलाएंगे। इतने में हम ऑलरेडी उससे कई गुना ज्यादा लेट हो जाते हैं जिस स्पीड की हम बात कर रहे थे। वो स्पीड तो आएगी नहीं, प्लस लेट और हो जाएंगे, ज्यादा लेट हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपने उस बटन को डिलीट करना होगा, दोबारा नया डालना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। तो ये बहुत सुंदर बात है कि अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा कर लो, लेकिन अपनी एक्यूरेसी को मत खो। जो आपके सही करने की क्षमता है ना, उसको कम मत करना, अपनी स्पीड को कम कर लेना। स्पीड को कम कर लेना, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं और धीमी गति से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये बच्चा ज्यादा बेहतर है जो जल्दी से गलतियां करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है गणित के लिए। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना कि भाई थोड़ा सा धीमा होना बुरा बात नहीं है, लेकिन गलतियां करना बुरी बात है। गलतियां करना, और वो भी सिली मिस्टेक, ऐसी गलतियां जो आप जल्दबाजी की वजह से कर रहे हैं, वो आपकी कम हो जाएगी। तो गलतियों से डरिए, स्पीड का थोड़ा सा कम होना बुरा नहीं है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से विपरीत स्थित दो समांतर जीवाएं केंद्र से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। केंद्र के विपरीत हो रहा है, देखो इसका मतलब एक एक साइड में है, एक दूसरी साइड में है, एक एक साइड में है और एक दूसरी साइड में है, विपरीत हो रहा है। ये आपका केंद्र ले लो, एक जीवा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर दूर है, एक 4 सेंटीमीटर दूर है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये एक जीवा ले लो, 3 4। अच्छा, एक 3 सेंटीमीटर दूर है, और ये एक 4 सेंटीमीटर दूर है। और त्रिज्या होगी 5। जीवाओं की लंबाई में अंतर निकालो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से ये हो गई 5, ये हो गई 3, तो ये हो गई आपके 4, और ये मध्य बिंदु होता है, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये बराबर बराबर है। तो अगर ये 4 है तो फिर ये भी 4 होगी, टोटल होगी 4 + 4 8। ऐसे ही ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो गई तो ये भी 3 हो गई, इन दोनों का जोड़ 6 हो गया, इसकी लंबाई 6 आ गई, उसकी लंबाई 8 है और इसकी 6 है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय परिवर्ती नहीं है? कौन सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है? कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है?
हाँ, बीच में नेट चला गया। तो केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, परास माध्य है, माध्य क्या है, बहुलक है, परंतु परास नहीं है। अगला सवाल, कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बटा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बटा 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 tan इनवर्स x हो तो x किसके बराबर है? वेलकम बैक। वो कई बार बीच में क्या होता है, नेट चला जाता है, नेट ड्रॉप हो जाता है। पूरा सवाल फॉर्मूले पे है। मानक विचलन, माध्य विचलन, तो फॉर्मूला है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा 2 tan इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x। तो आपका ये बन गया 2 tan इनवर्स a माइनस 2 tan इनवर्स b दो tan इनवर्स x। अब ये सारा का सारा खेल इस फॉर्मूले का है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो सारा काम हो जाएगा। इस फॉर्मूले का ही सारा खेल है। ये फॉर्मूला आपको पता है तो लगाओ, काम खत्म। 2 का भाग दे दो, ये बन गया tan इनवर्स। अब tan इनवर्स का सूत्र लगा दो 1 माइनस a माइनस बी tan इनवर्स से tan इनवर्स कट कर दो, ये एक सूत्र और लगा दिया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का बराबर होता है a माइनस बी 1 प्लस ए बी, a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी। ठीक है, n का मान क्या हो कि हरात्मक माध्य बन जाए। कल आपको बताया था कि हरात्मक माध्य जो होता है, हरात्मक माध्य जो होता है वो होता है 2ab बटा a प्लस बी। अब बताओ कि n का मान क्या लूं कि ये बन जाए। n का मान क्या लेना चाहिए
कि ये हरात्मक माध्य बन जाए। हरात्मक माध्य यानी 2ab बटा a प्लस b बन जाए। सही बात है। n का मान -1 लेने पर, n का मान -1 लोगे तो ये बन जाएगा। n का मान -1 लेते ही देखो, n का मान -1 लोगे तो a की पावर 0 हो जाएगा, प्लस b की पावर 0 हो जाएगा, a की पावर -1 हो जाएगा, b की पावर -1 हो जाएगा। a की पावर 0 का मान 1, b की पावर 0 का मान 1, 1 बटा a प्लस 1 बटा b। हाँ, इसको और भी याद कर लो, एपी के लिए और याद कर लो। एपी कब बनेगी? एपी के लिए, क्योंकि इसी सवाल को कई बार एपी के लिए भी पूछा जाएगा। एपी के लिए एन कितना होगा? एपी के लिए एन, अगर समांतर माध्य बनाया जाए तो समांतर माध्य होता है a प्लस बी बटा 2। तो a प्लस बी बटा 2 कब बनेगा? a प्लस बी बटा 2 कब बनेगा? n का मान क्या लें कि a प्लस बी बटा 2 बन जाए? तो n का मान 0 लेने पर ऐसा होगा, n का मान 0 लेने पर, क्योंकि 0 लेने पर ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, a प्लस बी बटा 2। n का मान 0 होगा। ठीक है, अगला जीपी के लिए, अगर इसे जीपी बनाना हो तो n का मान क्या होगा? जीपी यानी अंडर रूट ए बी बनाना है इसको। अंडर रूट ए बी बनाने के लिए n का मान क्या होगा? अंडर रूट ए बी कब बनेगा? n का मान माइनस का 1/2 लेने पे होगा। जब आप n का मान -1/2 लेंगे तो ऊपर आ जाएगा -1/2 प्लस 1 प्लस का 1/2, a की पावर माइनस आधी, ये आ गया आपका अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी लघुत्तम ले लो। अंडर रूट ए अंडर रूट बी पलट जाएगा, अंडर रूट ए अंडर रूट बी
अंडर रूट ए बी। तो ये तीनों ही याद रखिएगा, और ये सवाल बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। ये सिर्फ यूपी का ही नहीं है, बहुत बार आया हुआ है सवाल। कभी ये समांतर के लिए आता है, कभी ये गुणोत्तर के लिए आता है, कभी ये हरात्मक के लिए आता है, कई बार आता है। क्योंकि ये वो है, ये वैसे आपको एनसीईआरटी में मिल जाता है, एनसीईआरटी का सवाल है, लेकिन ये सवाल 3 तरीके से पूछा जाता है, एपी के लिए, जीपी के लिए, एचपी के लिए। कि एन जीपी बनाना हो तो एन क्या ले, एपी बनाना हो तो क्या ले, एचपी बनाना हो तो क्या ले। ठीक है, तो इस सवाल के उत्तर अपने पास लिख के रख लो। पहले आपको कॉस इनवर्स को tan बनाना पड़ेगा, ताकि tan और कॉस कट जाए। इन्हें काटना पड़ेगा, पहले इन्हें काटना पड़ेगा। तो अंदर का जो कॉस इनवर्स है उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, ताकि tan से tan इनवर्स कट जाए, और उसके बाद फिर स्क्वायर कर दो और फिर अवकलन कर दो। आपको यहाँ 3 चीजें करनी होगी। नंबर 1, पहले इन्हें बदल के दोनों को कट करना पड़ेगा, ताकि ये कट जाए। फिर आपको स्क्वायर करना होगा, नंबर 2। स्क्वायर करने के बाद फिर अवकलन करना होगा, नंबर 3। तो इसमें ये 3 स्टेप है। नंबर 1 कट करना, नंबर 2 स्क्वायर करना, नंबर 3 अवकलन करना। देखो, पहले अंदर कॉस इनवर्स है ना, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कॉस इनवर्स x बटा 1, x बटा 1, x हो गया आपका आधार, 1 हो गया आपका कर्ण। लंब बाकी है, लंब बराबर हो जाएगा पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका कर्ण हो गया, लंब हो गया। अब हमें tan बनाना है, ये तो tan है ही बाहर वाला, तो अंदर वाले को भी tan बनाना है। तो tan इनवर्स लंब बटा आधार, लंब ये रहा, आधार आधार x रहा, ये लो, ये लंब बटा आधार बन गया। अब tan से tan इनवर्स दोनों हट जाएंगे, ये हट गए, ये आपका बच गया
अब इसे ले जाके यहां रख दो। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स का स्क्वायर, फिर स्क्वायर कर दो। वो जो स्क्वायर है वो कर दो। स्क्वायर करते ही ये हो गया। अलग अलग कर दो। अवकलन करने पर 1 बटा एक्स स्क्वायर का अवकलन, 1 का अवकलन, एक्स की पावर -2, 1 का अवकलन 0, -2 पावर आगे, एक्स की पावर हो गई -3, ये 0, वापस पावर को नीचे ले आओ तो -2 बटा एक्स क्यूब, तो ये आ गया -2 बटा एक्स क्यूब। डायरेक्ट ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप किसी भी एक अनुपात को, किसी भी एक फलन को बाकी फलन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति का कमाल है। त्रिकोणमिति में नहीं होता ऐसे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में अगर आपको एक पता है तो आप उससे बचे हुए 6 निकाल सकते हैं, एक को 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति में अगर कोई भी एक आपको पता है तो आप बचे हुए सारे 5 अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स मान लो 3/5 है, अब इसे आप चाहो तो कॉस में बदल सकते हो, चाहो तो टेन में बदल सकते हो, कोट में, सेक में, कोसेक में, जिसमें भी बदलना चाहो बदल सकते हो आराम से। और कैसे बदला जाता है? ऐसे कि भाई ये रहा साइन, तो ये हो गया आपका लंब, लंब हो गया आपका 3, कर्ण हो गया आपका 5, आधार बच गया। तो समकोण त्रिभुज में हमारे पास कर्ण है जो कि 5 है, लंब 3 है, आधार पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो कितना हो जाएगा 4। अब इसे जिसमें चाहे उसमें रिपीट कर लो, जिसमें चाहे उसमें रिपीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो जिसमें चाहे। मान लो आपको कॉस में बदलना है तो कॉस इनवर्स आधार बटा कर्ण, आधार कितना 4, कर्ण कितना 5, 4/5। टेन में बदलना चाहे टेन इनवर्स लंब बटा आधार, तो 3/5, नहीं लंब बटा आधार 3/4। कोट में बदलना चाहें, कोट होता है हमारा आधार बटा लंब, आधार 4 लंब 3। सेक इनवर्स कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, ये त्रिकोणमिति नहीं है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। फर्क है दोनों में, त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अलग है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अलग है। ये उल्टी त्रिकोणमिति है, विपरीत त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति नहीं प्रतिलोम त्रिकोणमिति है ये, ठीक है।
देखो, जिनसे नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, क्लास हो जाए, समझ लो, समझ में आना जरूरी है। हो रहा है बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है। नहीं हो रहा है, देख लो, सॉल्यूशन देख लो, समझ लो, फिर हाथ से निकालो, क्योंकि कुल मिला के आपको आना चाहिए। पहली बार में हो रहा है बहुत ही बढ़िया, समझने के बाद आ रहा है तो भी बढ़िया, क्योंकि अभी तो हम परीक्षा दे ही नहीं ना, परीक्षा देंगे, परीक्षा में आए तो नहीं छूटना चाहिए। अगर यही सवाल परीक्षा में आए तो आपसे होना चाहिए, है ना। पहली बार नहीं हो रहा कोई बात नहीं, पहली बार तो किसी से भी नहीं होगा, तो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, आपको सवाल आना चाहिए, जब पेपर में आए तो आपसे होना चाहिए। आज पेपर नहीं हो रहा, आज पेपर नहीं हो रहा, आज आप सीख रहे हैं, तो आप सीख रहे हैं तो आपको आना चाहिए। यहां से आपको जब मैं सॉल्व करवाऊं तो आपको आ जाना चाहिए, और फिर इसको प्रैक्टिस करके 2-3 बार करके पक्का कर लो, ताकि अब अगर पेपर में आया तो फिर मैं कर पाऊं, पेपर में ये मुझसे ना छूटे, है ना, पेपर में आपसे ये हो पाए। देखो, करना क्या है, सबसे पहले आपको लोग को हटाना है। ये जो लोग है इसको यहां से उठा के इधर भेज दो। और लोग को क्या होता है, जब लोग को आप हटाते हैं एक साइड से दूसरी साइड जब लोग को ले जाते हैं, मान लीजिए ये लोग m है, बराबर में a है, तो जब आप लोग को हटाएंगे तो इधर m बचेगा, वो साइड e की पावर में चली जाती है, e की पावर a। ये लोग के हटाने का नियम होता है। जब आप लोग को हटाते हैं, जब आप लोग को हटाते हैं तो दूसरी साइड जो होती है, सेकेंड साइड RHS वाली, वो e की पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पे भी देखो ऐसा ही होगा। dy बाई डी एक्स, लोग हटा दिया मैंने, लोग हटाते ही जो दूसरी साइड है ना, देखो वो e की पावर बन गई, e की पावर ax प्लस by। तो दूसरी साइड देखो e में कन्वर्ट हो गई, लोग हटाया, दूसरी साइड e में चली गई। dy बाई डी एक्स, ये हो गया e की पावर ax इंटू e की पावर by, अलग अलग कर दिया। हाँ, एक बार क्लास को तुम है ना क्विट करके दोबारा क्लास को ज्वाइन करो, कई बार क्या होता है उसकी वजह से भी दिक्कत आ जाती है ना। ये प्रॉब्लम मेरे साइड से नहीं है, अगर मेरे साइड से होती तो सबको होती, है ना। अगर मेरे साइड से प्रॉब्लम होती है ना, मेरे साइड से कोई भी अगर वॉइस की प्रॉब्लम होगी तो फिर सबको होगी। ऐसा नहीं है कि एक जने को साफ सुन रहा है बाकी दूसरे को साफ नहीं सुन रहा, मेरी अगर प्रॉब्लम होगी सबको होगी। तो तुम क्लास को एक बार है ना, एक बार बाहर निकल के दोबारा से रीज्वाइन करो, तो कई बार दोबारा ज्वाइन करने से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। डी वाई बटा ई की पावर बी वाई, ई की पावर वाई वाले पदों को एक तरफ ले लिया, एक्स वाले पदों को एक तरफ ले लिया। ये ऊपर चला गया e की पावर माइनस बी वाई डी वाई।
e की पावर x dx। समाकलन कर दो, e की पावर का समाकलन e की पावर ही होता है, लेकिन जो गुणांक होता है उसका भाग लग जाता है। e की पावर x बटा a प्लस समाकलन नियतांक c। ठीक है, पदों को इधर ले जाओ। ये आपका आंसर आ गया। अब इसे लघुत्तम ले लो। ए बी 0 हो गया। इसको नाम दे दो, एक नया सी डैश नाम दे दो या सी नाम दे दो, वापस से सी लिख दो, चाहे नियतांक ही तो है, नियतांक को वापस लिख दो। तो ये आंसर आ गया, बी ई की पावर एक्स प्लस ए ई की पावर माइनस बी वाई प्लस सी। ये आंसर हो गया। सी को किधर भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, सी को किधर भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सी में भी मैंने ए भी मिलाया, वापस सी लिख दिया। सी नियतांक होता है, उसमें अगर कुछ मिल भी गया ना तो भी वो नियतांक ही रहेगा। अगर नियतांक में कुछ मिल गया, कुछ गुणा हो गया, कुछ जुड़ गया, तो वो नियतांक ही बना रहता है। तो सी को अगर आपने इधर जोड़ दिया या उधर जोड़ दिया तो इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सी को किधर भी जोड़ दो, इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर सी को मान लो आपने गलती से इधर जोड़ दिया तो इधर आएगा तो माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस सी की जगह वापस से आप सी लिख सकते हैं, माइनस सी बराबर सी डैश, तो वापस से सी बन गया। तो क्या फर्क पड़ा कि इधर जुड़ा कि इधर जुड़ा। अगर बाई चांस गलती से आपने उधर जोड़ भी दिया, मान लो उधर जोड़ दिया, माइनस सी हो गया, आप इधर लाए, उधर जोड़ा प्लस सी था, इधर आया माइनस सी को सी डैश लिख दिया वापस से, लो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो इसलिए सी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सी फाइनली सी ही रहता है ना। तो ये घबराना मत कि सी इधर आ गया कि सी उधर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता सी किधर है। हम सी से मिलाते ही नहीं है उत्तर, हम तो ये जो एक्स वाले होते हैं ना इनसे मिलाते हैं उत्तर, ये जो एक्स और वाई वाले होते हैं ना इनसे मिलाते हैं, ये आए या नहीं आए ये देखो। सी इधर है या उधर है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मिलाओ, जो एक्स और वाई वाला है ना उसे मिलाओ, वो सेम आना चाहिए। एक्स और वाई वाला है ना, सी को मत देखो, सी प्लस है माइनस है इधर है उधर है, वो तो किधर भी ला सकते हैं अपन, अपने तो केवल एक्स वाई का जो सवाल है उससे मिलाओ, वो आया या नहीं है, वो आ गया तो ये मत सोचो सी इधर है कि उधर है, सी तो हमारी मर्जी है, इधर ले आओ चाहे उधर ले आओ, किधर भी रखो इसको। तो इसलिए सी को देखते ही नहीं हम लोग, बिना सी वाले सवाल को देखते हैं, वो वही आ रहा है ना। ठीक है, नहीं ज्यादा हो जाएंगे। तो यही सवाल घूमते रहेंगे ना, घूमने तो यही है। अच्छा वो कह रही है कि मधु कह रही है कि थोड़े दिन पहले भी ऐसा ही सवाल आया था, तो बस यही तो है, यही खास बात है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन का मतलब यही है कि वही ट्रेंड करते रहेंगे, वही घूमते फिरते रहेंगे, पेपरों में है। देखो ये, अच्छा याद करो ये यूपी में है, इससे पहले यूपी का सवाल हमने किया ही नहीं अभी तक, तो इसका मतलब वो कहीं और आया था, अब वो यूपी में आ गया, है ना। सही है, इससे मधु कह रही है जैसे कि ये सवाल इसके जैसा ही सवाल हमने पहले किया था, तो इसके जैसा ही पहला सवाल किया था, तो इससे पहले तो यूपी का नहीं किया था, तो इसका मतलब इससे पहले केवीएस होगा या एनवीएस होगा
या EMRS होगा या वर्ग 1 होगा या राजस्थान होगा, वहां पे किया होगा, वहां से यही सवाल यूपी में आ गया। तो यही वो चीज है कि पूरे भारत में क्या होता है, पेपर यही सवाल घूमते फिरते रहते हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत बदलाव कर देते हैं, रहता मोटा मोटी यही सवाल है। गणित तो एक ही है ना, अच्छी चीज ये है कि गणित एक ही है। ये ओमेगा इकाई के घनमूल है। ओमेगा की पावर 3 बराबर 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 6 का मान 1, तो ये ओमेगा की पावर 3 है, ये 1 बन गया। ओमेगा की पावर 6 भी क्या हो गया, 3 3 करके वो भी 1 बन गया। ओमेगा की पावर 6 ये भी 1 बन गया। ओमेगा की पावर 7 है, 7 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 6 का मान 1 हो गया, तो ये ओमेगा बन गया। ओमेगा की पावर 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2 या 6 की पावर 2, 6 लिख के गुणा 2 लिख दो, तो ये हो गया 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, जो कि बन गया आपका ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही ओमेगा की पावर 8, ये ओमेगा की पावर 2 बन गया। ओमेगा की पावर 7, ये ओमेगा बन गया। तो इन सबको छोटा कर लो, छोटा करके इनका मान रखने पर ये हो गया आपका 1, ये हो गया 1, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, 1 1 ओमेगा स्क्वायर। फिर ये आपका हो गया 1 1 ओमेगा, फिर ये हो गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, इसे सॉल्व कर लो, प्लस माइनस नीचे सॉल्व कर देता हूं। प्लस माइनस प्लस, विस्तार कर दो, ओमेगा की पावर 3 का मान 1, ओमेगा की पावर 3 का मान 1, ओमेगा की पावर 4 का मान ओमेगा, ये हो गया 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान ये 3, ये आंसर हो गया। सही है। कोण ए का मान बताइए।
ब्रैकेट 0 होगा। कौन सा ब्रैकेट 0 होगा? पिछले वाले में। हाँ वो 0 होगा। वो तो चाहे बाद में मान रख दो चाहे पहले मान रख दो, आता तो उतना ही है ना। गणित में सुख है कि भाई आपने 2 + 1 है, आपने पहली लाइन में जोड़ दिया तो ठीक है, दूसरी लाइन में जोड़ा तो ठीक है, तीसरी लाइन में जोड़ा तो ठीक है, बस गलत मत जोड़ो। 2 + 1 3 होता है, वो 3 लिख दो, चाहे पहली लाइन में लिख दो, मतलब भूल गए कोई बात नहीं, दूसरी लाइन में कर दो कोई बात नहीं, तीसरी लाइन में कर दो कोई बात नहीं, चौथी लाइन में कर दो। अगर आप गलती नहीं कर रहे हैं, हाँ 2 + 1 को नहीं जोड़ रहे हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलत नहीं जोड़ा ना तो चलता रहेगा, लास्ट में आप लास्ट में जोड़ सकते हो। तो इसे ध्यान से देखो, तो ये कौन सा त्रिभुज है? ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD, और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। 2x - 13 प्लस 2y + 7 बराबर 180 डिग्री। 2x - 13 प्लस 2y + 7 बराबर 180। ऐसे ही 3x + 11 प्लस y + 10 बराबर 180। 2x + 2y -3 में से 7 गए, 6 6 और 186। 2 का भाग देने पर x + y बराबर 93। दो एक्स + 2y, ठीक है। अगली समीकरण 3x + y 21 159। समीकरण नंबर 2, 1 व 2 को घटाने पर y से y कट गया, x बराबर 33। x का मान 33, y का मान रख दूं, इसमें रख दो, यहां आसान रहेगा। x का मान 33 रखते ही y का मान 60। पूछा किसका है? कोण A का मान पूछा है। कोण A ये रहा, कोण A बराबर है y + 10। अब इस सवाल में एक चीज देखो, ये चीज बहुत धारदार है, ये वो है जिससे हाथ कटता है। अब इसमें क्या होता है, इन सवालों में क्या रहता है, ये सवाल इसको सिंपल मत मानिएगा, ये सवाल वो होते हैं जो गलतियां करवाते हैं। इन सवालों में क्या होता है कि आप रिदम में होते हैं, फटाफट कर रहे होते हैं, आपने y 60 निकाला और आपको यहाँ पे 60 दिखाई दिया और आप टिक मार के सेट हो गए, मतलब 60 निकला, 60 पे टिक मार दिया। आप यही देखना भूल जाते हैं कि क्या पूछ रहा था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये जो छोटा सा लास्ट के अंदर है ना, हल्का सा ट्विस्ट होता है ना, हल्का सा जो ट्विस्ट खेलता है पेपर बनाने वाला, क्या होता है, हल्का सा लास्ट में ट्विस्ट खेलता है। उसे पता है कि बच्चा रिदम में है और वो निकालेगा और वो सीधा टिक मारेगा।
यहाँ पे वो 60 निकालेगा, वो भूल जाएगा कि क्या पूछा है, वो सोचेगा यही पूछा होगा, यही निकलवाया, मतलब यही पूछा होगा, वो देखो 60 है भी, वो रहा 60 निकाला, 60 मिला, टिक मारा, निकल गया। जबकि क्वेश्चन है देखो एक कदम आगे पूछा है कि y + 10 कोण a कितना है। ये वाली जो गड़बड़ है ना, ये छोटी वाली, बहुत छोटी गड़बड़ है, लेकिन ये एग्जाम का जो प्रेशर है, ये आपसे ये करवा देता है कि आप 60 पे टिक मार के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि घबराहट तो होती है, ये तो स्वाभाविक बात है, हर कोई बच्चा जो पेपर दे रहा है वो घबराएगा तो सही। और घबराहट में क्या होता है कि आप जल्दी से उत्तर पे पहुंचना चाहते हैं, जल्दी से टिक मार दूं, जल्दी से उत्तर आ जाए, तो वो जल्दबाजी का फायदा ये लोग इस तरीके से उठा लेते हैं, फिर गड़बड़ करके। अच्छा, वो शैलेश कह रहा है अभी मैंने ही की है, देखा, तो ये वो चीज है। तो इन सवालों को कभी भी हल्का सवाल मत समझिएगा कि हल्के हैं। मैंने पहले समझाया कि पेपर बनाने वाले का मकसद ये नहीं होता कि बहुत टफ पेपर बनाया जाए, उसका मकसद होता है कि हल्का हल्का सा चेंज किया जाए, हल्का हल्का सा दिमाग से खेला जाए, इतना ही बहुत है। अगर आप हल्का सा दिमाग से खेल जाओगे बच्चों के, तो बच्चा गलती कर देगा। अच्छा, गलती करने का नुकसान क्या हुआ? दो चीजें हुई। एक तो आपका टाइम बर्बाद हुआ, आपने जितना किया सारा समय गया, गलत हो गया तो टाइम ही गया ना, गलत हो गया तो टाइम गया। अच्छा, टाइम भी तो नंबर ही है, टाइम भी तो नंबर ही है। अगर एक सवाल में 2 मिनट लग रहे हैं, तो वो क्या एक सवाल नहीं गया आपका, एक सवाल गया जो आप कर सकते थे। अब आपके पास टाइम कम पड़ेगा, इसलिए एक सवाल छोड़ना पड़ेगा। तो एक सवाल गलत करने का मतलब है एक सवाल छोड़ना पड़ेगा। नंबर 2, अगर नेगेटिव मार्किंग है, तो इसकी वजह से जो नेगेटिव मार्किंग ऐड होगी वो भी तो आधा पर्दा सवाल खाएगी, वो भी खाई। तो कुल मिला के बुरा ही बुरा है। इस तरीके से सिंपल सवाल समझ के हम भी टूट पड़ते हैं, हमें लगता है कि बहुत ही सिंपल है, चलो फटाफट मिलाते हैं, वो जल्दबाजी यहां मार देती है। तो इनसे दूर रहिएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, सिली मिस्टेक है, आप लोग टेस्ट देते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि सिली मिस्टेक कितनी बड़ी होती है ना। सिली मिस्टेक कितनी गलती होती है, हमारा सफल होना या ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि हमसे छोटी छोटी गलतियां कितनी होती है, छोटी गलतियां। अगर हम छोटी गलतियों को रोक लें तो हमारे पेपर का 15 से 20% हमारे नंबर बढ़ जाए, जो नहीं आ रहे ना वो आने लग जाए। ऐसा नहीं कि पेपर नहीं आ रहा है, पेपर आ रहा होता है, लेकिन आने के बावजूद भी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। ओके।